उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। X2 का राज मुसन्निफ मजहर कलीम। रात का वक्त था, हर तरफ खटाटूप अंधेरा छाया हुआ था। शहर का यह हिस्सा लोड शेडिंग की वजह से पहले ही तारीक में डूबा हुआ था। ऊपर से आसमान पर छाए हुए स्याह बादलों ने तारीकी में इस कदर इजाफा कर दिया था कि हाथ को हाथ सुझाई ही नहीं देता था। बादलों में बिजली की लहरें चमकती तो एक लम्हे के लिए माहौल मुनव्वर हो जाता, इसके बाद फिर से तारीकी फैल जाती। मुसाफात की तरफ जाने वाली सड़क पर इस वक्त ट्रैफिक नाम की कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही थी। कुछ देर पहले फुवार सी बरसी थी, जिससे मुसाफात की तरफ जाने वाली सड़क भीग गई थी और भीगने की वजह से सड़क भी स्याह होकर रात की तारीकी का हिस्सा बन गई थी। इस स्याह सड़क पर स्याह रंग की एक कार सबक रफ्तार से मुसाफात की जानिब दौड़ी जा रही थी। कार की हेडलाइट्स ऑन थी, जिससे सड़क के एक मखसूस हिस्से पर रोशनी के बाले से बनते दिखाई दे रहे थे। मुसाफात की तरफ जाने वाली इस सड़क के कई मोड़ थे। हर 10 मिनट के बाद सड़क सांप की तरह कभी दाएं तरफ मुड़ जाती और कभी बाएं जानिब। कार में ड्राइवर समेत 4 अफराद बैठे हुए थे, जिनमें से एक साइड सीट पर था और बाकी 2 पिछली सीट पर बैठे हुए थे। इन चारों ने लिबासों के ऊपर स्याह रंग के ही ओवरकोट पहन रखे थे, जिनके साथ टोपियां मुंसलिक थी और ये टोपियां उनके सिरों से आगे तक फैली हुई थी, जिनसे उनके चेहरे छुप गए थे। तारीकी होने के बावजूद इन चारों ने आंखों पर स्याह रंग के ही चश्मे लगा रखे थे। वो चारों खामोश थे और ड्राइवर इंतहाई महारत से इस खतरनाक सड़क पर कार दौड़ा रहा था। साइड सीट पर बैठा हुआ शख्स अधीर उम्र था, जबकि पिछली सीट पर बैठे हुए दोनों अफराद नौजवान थे। वो दोनों आपस में बातचीत नहीं कर रहे थे, लेकिन इन दोनों के चेहरों पर बेचैनी और फिक्रमंदी के तासुरात नुमाया दिखाई दे रहे थे। वो बार बार तारीकी में कार के बंद शीशों से बाहर की तरफ देखते थे और फिर अपनी रिस्ट वॉच को देखना शुरू कर देते थे, जैसे उन्हें कहीं पहुंचने की जल्दी हो। हम कब तक कब्रिस्तान पहुंच जाएंगी? पिछली सीट पर बैठे हुए नौजवान से रहा न गया तो उसने खामोशी का बंधन तोड़ते हुए कहा, और ड्राइवर की साइड पे बैठे हुए अधीर उम्र से मुखातिब होकर कहा, बस 10 मिनट का फासला और है, उसके बाद हम कब्रिस्तान में होंगे। अधीर उम्र ने स्पाट लहजे में कहा, क्या आपको यकीन है बॉस कि वो हमें इसी कब्रिस्तान में मिलेगी? दूसरे नौजवान ने पूछा, हाँ, उसने मुझे खुद फ़ोन किया था, उसने कहा था कि वो हमारा कब्रिस्तान में ही इंतज़ार करेगी। बॉस ने जवाब दिया, लेकिन उसने हमसे मिलने के लिए कब्रिस्तान ही क्यों मुंतखब किया है, और वो भी शहर से, और वो एक वीरान और बेआबाद इलाके में? पहले नौजवान ने कहा, वो एहतियात पसंद है जेम्स, और जिनकी ज़िंदगी दाव पर लगी हुई हो उन्हें तो अपने साय से भी मोहतात रहना पड़ता है। इसलिए वो इंसानी आबादी से दूर इस वीरान इलाके में मौजूद है, ताकि किसी को इसके बारे में पता ना चल सके कि वो कहाँ है और क्या कर रही है। अधीर उम्र बॉस ने कहा, जिसका नाम डिसिल्वा था, और वो एक्रीमियन सफारत खाने का सिक्योरिटी चीफ था। यस बॉस, उसने आपको खुद फ़ोन किया है, इसका मतलब है कि वो अपने मिशन पर कामयाब हो गई है और इसे ब्लू डायमंड मिल गया है, जैसे वो आपके हवाले करने के लिए आई है। दूसरे नौजवान ने कहा, हाँ, वो वादे की पक्की है और एक बार जो डील कर देती है उसे हर सूरत में पूरा करती है। मुझे उसकी यही खूबी तो पसंद है कि उसके पीछे मौत भी लगी हो तो वो इससे भी नहीं घबराती और हर हाल में अपनी डील पूरी करके ही दम लेती है। डिसिल्वा ने कहा, यस बॉस, लेकिन उसके बारे में आज तक ये पता नहीं चल सका कि वो है कौन, उसका ताल्लुक किस ग्रुप या किस सिंडिकेट से है। दूसरे नौजवान ने कहा, वो अपनी ज़ात में खुद एक सिंडिकेट है मिस्टर मॉरिस। वो इंतहाई ज़हीन, तेज़ और नहायत चाको चौबंद है। अपना काम वो खुद करती है। अपनी मुआवनत के लिए उसने आज तक किसी को भी अपने साथ नहीं मिलाया है, और ना वो ये बात पसंद करती है कि उसके काम में कोई और उसका हाथ बटाए या उसकी मुआवनत करे। डिसिल्वा ने दूसरे नौजवान को जवाब देते हुए कहा, हर बार इसका कोड नाम ही सामने आता है। इसका कोड नाम भी उसकी तरह अजीब व गरीब और पूरी इसरार सा है। जेम्स ने कहा, हाँ, वो खुद लेडी घूसट कहती है। मोर्स ने कहा, कहीं सचमुच इसका ताल्लुक भूतों की दुनिया से ना हो। वो छल्लावे की तरह आती है और छल्लावे की तरह ही गायब हो जाती है। हमने कितनी बार उसे पकड़ने, उसका ताक़ुब करने और इसके ठिकाने तक रसाई हासिल करने की कोशिश की, लेकिन आज तक हम उसके गिर्द को भी नहीं पा सके। जेम्स ने कहा, हाँ, वो वाकई ही गोस्ट की है और इस गोस्ट को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी होता है, और फिर ये गोस्ट तो लेडी भी है। डिसिल्वा ने मुस्कुरा कर कहा तो वो दोनों भी इख्तियार मुस्कुरा दिए। उसी लम्हे ड्राइवर ने साइड में एक छोटी और कच्ची सड़क पर कार मोड़ी। ये सड़क दूर जाकर बल खाती हुई जाती दिखाई दे रही
रही थी। इस सड़क के दाएं बाएं सरकंडे लगे हुए थे और इन सरकंडों की लंबाई काफ़ी ज़्यादा थी। कच्ची सड़क आमदोरफ्त के सरकंडों को काट कर ही बनाई गई थी। सड़क चूंकि कच्ची और नाहमवार थी, इसलिए कार ने बुरी तरह से उछलना और डगमगाना शुरू कर दिया था, लेकिन वो सब इत्मीनान भरे अंदाज में बैठे हुए थे। अब खामोश बैठना, हम कब्रिस्तान पहुंचने ही वाले हैं, डी सिल्वा ने कहा तो इन दोनों ने अस्बात में सर हिला दिए। कार टेढ़े मेढ़े रास्ते से गुजरती हुई एक खुले मैदान में दाखिल हो गई, जहां हर तरफ कब्रें फैली हुई थी। कब्रों के कुतबे रात की तारीकी में भूतों की तरह सर उठाए खड़े दिखाई दे रहे थे। वहां हर तरफ गहरी और पुरअसरार सी खामोशी छाई हुई थी। कब्रिस्तान करीब आते ही ड्राइवर ने कार साइड पे रोक ली। उसी लम्हे आसमान पर बादल गरजा और फिर यूं बिजली कड़की जैसे आसमान पर एक साथ हजारों मिसाइल फट पड़े हों। बादलों की गरज और बिजली की कड़क ने माहौल को और ज्यादा भयानक बना दिया। इससे पहले कि वो कार के दरवाजे खोलकर कार से बाहर निकलते, उसी लम्हे अचानक तेज और मौसलाधार बारिश होना शुरू हो गई। बारिश शुरू हो गई है, अब हम कब्रिस्तान के अंदर कैसे जाएंगे? जेम्स ने परेशानी के आलम में कहा। हमारे पास छतरियां हैं, उन्हें निकालो और निकलो बाहर। हमारे पास 5 मिनट है। अगर हम इसकी बताई हुई जगह पर बर वक्त ना पहुंचे तो वो वापस चली जाएगी और हम ब्लू डायमंड से महरूम हो जाएंगे, जिसके लिए मैंने लेडी गोस्ट को लाखों डॉलर्स दे रखे हैं, डी सिल्वा ने कहा। उसने कदमों के पास रखी हुई छतरी उठाई और कार का दरवाजा खोलकर उसने पहले छतरी बाहर निकाल कर खोली और फिर वो कार से निकलकर छतरी के नीचे आ गया। उसके पीछे जेम्स और मॉरिस ने अपनी साइडों के दरवाजे खोले और छतरियां तान कर कार से निकल आए। डी सिल्वा ने अपने पैरों में रखा हुआ एक ब्रीफ केस भी उठा लिया, जो काफी भारी मालूम हो रहा था। तुम यहीं रुकना, हम जल्द ही वापस आ जाएंगे, डी सिल्वा ने ड्राइवर से मुखातिब होकर कहा तो ड्राइवर ने अस्बात में सर हिला दिया। डी सिल्वा ने जेब से एक ताकतवर टॉर्च निकाली और उसे रोशन करके कब्रिस्तान की तरफ करके देखने लगा। क्या वो हमसे मिलने यहाँ आएगी? मॉरिस ने पूछा। नहीं, हमें कब्रिस्तान के अंदर जाना है। गोस्ट हमें इस मज़ार के अहाते में मिलेगी, डी सिल्वा ने कहा। लेकिन तेज बारिश की वजह से कब्रिस्तान की नरम पट्टी कीचड़ में बदल जाएगी, हम इस कीचड़ से गुजरेंगे कैसे? जेम्स ने परेशानी के आलम में कहा। कुछ नहीं होता, चलो तुम, डी सिल्वा ने नागवारी से कहा और फिर वो टॉर्च की रोशनी में रास्ता देखता हुआ आगे बढ़ने लगा। जेम्स और मॉरिस भी उसके पीछे चलने लगे। तेज बारिश की वजह से वाकई कब्रिस्तान की मिट्टी कीचड़ बनती जा रही थी। शुरू में तो उन्हें चलने में कोई दुश्वारी नहीं हुई, लेकिन वो जूं कब्रों के दरमियान बने हुए रास्तों से आगे बढ़ते गए, उनके पैर कीचड़ में धंसते चले गए। उन्हें यूं महसूस हो रहा था जैसे वो कीचड़ से भरी हुई किसी दलदल में चल रहे हों। हर तरफ से तेज और नागवार सी बू आ रही थी, जो पुरानी और खुली हुई कब्रों से आ रही थी। बारिश रुकने की बजाय तेज से तेज होती जा रही थी और बार बार बादलों के गरजने और बिजली के कड़कने की आवाजों से उनके दिल पूरी तरह से दहल जाते थे। चूंकि तारीकी ज्यादा थी, इसलिए डी सिल्वा के साथ साथ जेम्स और मॉरिस ने भी जेबों से टॉर्चें निकालकर ऑन कर ली थी और रास्ते पर नजर रखते हुए दाएं बाएं कब्रों पर भी रोशनी डाल रहे थे, जैसे उन्हें डर हो कि कहीं किसी कब्र से सचमुच कोई भूत ही निकलकर उनके सामने ना आ जाए। बादलों की गनगरज और बिजली की सड़क के साथ चूंकि बारिश हो रही थी, इसलिए आवारा कुत्तों की भी कोई आवाज सुनाई ना दे रही थी। वो भी शायद बारिश से बचने के लिए कब्रों के कुतबों के पीछे जा छुपे थे। हमें सामने बने हुए संगे मरमर के मज़ार के चबूतरे की तरफ जाना है। डी सिल्वा ने कुछ फासले पर एक छोटे से अहाते में संगे मरमर के बने हुए एक चबूतरे की तरफ रोशनी डालते हुए कहा तो मॉरिस और जेम्स भी इस चबूतरे पर रोशनी डालने लगे, लेकिन वहां तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। जेम्स ने हैरत भरे लहजे में कहा, वो यहीं कहीं मौजूद होगी, हम चबूतरे पर जाएंगे तो वो खुद ही सामने आ जाएगी। डी सिल्वा ने कहा तो इन दोनों ने अस्बात में सर हिला दिए। कब्रों के दरमियान बने हुए ऊंचे नीचे रास्तों से गुजरकर वो मिजार के अहाते में पहुंच गए और फिर वो साइड में मौजूद सीढ़ियां चढ़ते हुए संगमरमर के बने हुए चबूतरे पर पहुंच गए और टॉर्चों की रोशनी से चारों तरफ देखने लगे। कहाँ रह गई लेडी घोस्ट? उसे तो हमसे पहले यहाँ होना चाहिए था। जेम्स ने टॉर्च की रोशनी इर्द गिर्द मौजूद कब्रों पर डालते हुए कहा, आ जाएगी, उसके आने में 1 मिनट बाकी है। वो असूल पसंद होने के साथ साथ वक्त की पाबंद भी है, डी सिल्वा ने कहा। अगर किसी ने हमें यहाँ इस हालत में देख लिया तो हम उन्हें क्या जवाब देंगे? मॉरिस ने परेशानी के आलम में कहा। इस माहौल में और इस तूफानी बारिश में यहाँ इस वक्त कौन आ सकता है? नॉनसेंस, जो हमें देख भी लेगा और पहचान भी लेगा कि हम कौन हैं, डी सिल्वा ने गुर्रा कर कहा। यहाँ चोर और लुटेरों के भी ठिकाने होते हैं बॉस। अगर चोरों का कोई गिरोह यहाँ हुआ और वो अचानक कब्रों के पीछे से निकलकर यहाँ आ गया तो हम क्या करेंगे? मॉरिस ने कहा, चोर और लुटेरे यहाँ नहीं होते, अलबत्ता कब्रों के मुर्दों की बात करो जिनसे तुम डर रहे हो और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी कब्रों के कुतबे खुलेंगे और इनसे मुर्दे निकलकर तुम पर झपट पड़ेंगे। जेम्स ने मुस्कुरा कर कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं मुर्दों से नहीं डरता। मॉरिस ने कहा, मुर्दों से नहीं तो फिर चोरों और लुटेरों से क्यों डरते हो? नॉनसेंस,
डिसिल्वा ने गुस्सेले लहजे में कहा। मुर्दों के पास असलाह नहीं होता जबकि चोर लुटेरे मुसल्लह होते हैं, मॉरिस ने धीमे लहजे में कहा। उसकी बात सुनकर जेम्स बेइख्तियार हंस पड़ा। इससे पहले कि वो कोई और बात करते, अचानक उन्हें उकब से खटके की तेज आवाज सुनाई दी। वो तीनों चौंक कर पलटे और साथ ही टार्चों के रुख की तरफ उनकी तरफ कर दिए जिस तरफ से उन्हें खटके की आवाज सुनाई दी थी, और फिर वो एक लंबे कद की लड़की को देखकर चौंक पड़े। लड़की चबूतरे के दूसरे किनारे पर खड़ी थी। उसने चमड़े का स्याह रंग का लिबास पहन रखा था जिससे उसका सर भी ढका हुआ था। उसके चेहरे पर चमड़े का ही बना हुआ नकाब था। इस नकाब के पीछे से उसकी आंखें ही दिखाई दे रही थी। चमड़े की टोपी बाकायदा, दो सींग भी निकले हुए दिखाई दे रहे थे जो इस अंदाज में दाएं बाएं निकले हुए थे जैसे असली सींग हो। लड़की की टांगे फैलाए और दोनों हाथ पहलुओं पर रखी फुलसफी एक्शन के अंदाज में खड़ी थी। इसके पैरों में जूतियां भी ऊंची एड़ियों वाली थी और इसके दोनों पहलुओं पर होल्स्टर लगे हुए थे जिनमें भारी दस्तों वाले रिवॉल्वर झांक रहे थे। ये नहीं, इस लड़की के दोनों पिंडलियों में दो बड़े बड़े शिकारी खंजर भी अड़े हुए दिखाई दे रहे थे। अंधेरे में इसका वजूद छुपा हुआ था और इस टॉर्चों की रोशनी में वो वाकई ही किसी घोस्ट से कम दिखाई नहीं दे रही थी। लेडी घोस्ट डिसिल्वा ने लड़की की तरफ गौर से देखते हुए कहा, यस आई एम लेडी घोस्ट। लड़की ने घुटराहट भरे लहजे में कहा, मैं डिसिल्वा हूं, एक्रीमियन सफारत खाने का चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर। अधीर उमर ने कहा, तुम क्यों आए हो? मेरे पास तो एक्रीमियन सफारत खाने की फर्स्ट सेक्रेटरी ने आने का वादा किया था। लेडी घोस्ट ने घुर्राते हुए लहजे में कहा। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी लेडी घोस्ट, और फिर उनके सारे काम मैं ही करता हूं, इसलिए उन्होंने मुझे यहां आने का कहा। वैसे भी हम दोनों में पहले भी कई बार डील्स हो चुकी है, तो मुझे और मैं तुम्हें बखूबी जानता हूं। डिसिल्वा ने कहा, ठीक है, ये बताओ माल कहाँ है? लेडी घोस्ट ने कहा, मेरे पास लेडी घोस्ट मैं साथ ही लाया हूँ। डिसिल्वा ने कहा। उसके हाथ में पकड़ा हुआ ब्रीफ केस लेडी घोस्ट की तरफ बढ़ा दिया। ब्रीफ केस काफी भारी मालूम हो रहा था। लेडी घोस्ट आगे बढ़ी, उसने हाथ बढ़ाकर डिसिल्वा से ब्रीफ केस ले लिया और हाथ से उसका वजन करने लगी। पूरे $2 लाख हैं लेडी घोस्ट, डिसिल्वा ने कहा। ओके, लेडी घोस्ट ने कहा और ब्रीफ केस लेकर वापस जाने के लिए मुड़ी। अरे कहाँ जा रही हो लेडी घोस्ट? तुमने मुआवजा तो ले लिया लेकिन ब्लू डायमंड? उसे मुड़ते देखकर डिसिल्वा ने बुरी तरह चौंकते हुए कहा। लेडी घोस्ट अपने वादे से कभी मुखर्रफ नहीं होती डिसिल्वा। लेडी घोस्ट अपने क्लाइंट से मुआवजा तभी लेती है जब वो इसकी मतलूबा चीज इस तक पहुंचा दे। लेडी घोस्ट ने कहा, लेकिन तुमने हमें ब्लू डायमंड तो दिया नहीं। मॉरिस ने कहा, ब्लू डायमंड तुम्हारी कार में मौजूद ड्राइवर के पास है, लेडी घोस्ट ने कहा। फिर उसने मुड़कर चबूतरे से छलांग लगा दी। उसी लम्हे बिजली चमकी। उसका भूत जैसा वजूद एक लम्हे के लिए दिखाई दिया और फिर जैसे ही तारीकी हुई वो भी तारीकी में जम होती चली गई। ये क्या बॉस, आपने उसे जाने क्यों दिया? वो डॉलर्स भी ले गई है और उसने ब्लू डायमंड भी आपको नहीं दिया। जेम्स ने गुस्से ले लहजे में कहा, इसने कहा तो है कि डायमंड उसने हमारी कार में पहुंचा दिया है और ड्राइवर के पास है। डिसिल्वा ने मुंह बनाते हुए कहा, ये झूठ हुआ तो? मॉरिस ने कहा, नहीं, मेरी आज तक लेडी घोस्ट से जितनी भी डीलिंग हुई है उसमें एक बार भी मुझे धोखा नहीं दिया। डिसिल्वा ने कहा, क्या इससे पहले आपने लेडी घोस्ट से इतनी बड़ी डील की है? जेम्स ने पूछा। नहीं, ये पहली बड़ी डील है, डिसिल्वा ने कहा। $2 लाख देखकर उसके दिल में भी लालच आ सकता है बॉस। बहरहाल मेरी दुआ है कि लेडी घोस्ट ने सच कहा हो कि उसने ब्लू डायमंड रॉजर तक पहुंचा दिया हो, मॉरिस ने कहा। और डिसिल्वा ने इस बार कोई जवाब ना दिया। वो सीढ़ियां उतरा और फिर वो तीनों एक बार फिर कीचड़ से गुजरते हुए उन्हीं रास्तों पर चलना शुरू हो गए जिनसे वो आए थे। कुछ ही देर में उन्हें अपनी कार दिखाई दी। कार देखकर उनके चेहरों पर सुकून आ गया। कार की तमाम लाइट्स बंद थी लेकिन बार बार बिजली की चमक से चमकती हुई कार और कार की ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ ड्राइवर उन्हें साफ दिखाई दे रहा था। ड्राइवर ने कार की सीट से सर लगाकर आंखें बंद कर रखी थी जैसे उनके जाने के बाद उसे कुछ देर रेस्ट करने का मौका मिल गया हो। इन तीनों ने कार के पास आते ही अपनी टॉर्चें ऑफ कर ली। वो तीनों कार के करीब पहुंचे तो डिसिल्वा ने कार की खिड़की के पास आकर शीशे पर उंगली का हुक बनाकर दस्तक दी। उसकी दस्तक की आवाज सुनकर ड्राइवर की आंख खुल जानी चाहिए थी लेकिन ड्राइवर शायद गहरी नींद सो रहा था। ये नॉनसेंस सो क्यों रहा है? डिसिल्वा ने कहा। हो सकता है थक गया हो इसलिए उसे आराम करने का मौका मिल गया हो, जेम्स ने कहा। देखो कार के दरवाजे खुले हैं या नॉनसेंस सब दरवाजों को लॉक करके सोया है, डिसिल्वा ने कहा। तो जेम्स और मॉरिस साइड के दरवाजों की तरफ बढ़े। उन्हें दरवाजे खोलने की कोशिश की लेकिन दरवाजे लॉक्ड थे। दरवाजे तो लॉक्ड हैं बॉस, इन दोनों ने एक साथ कहा। इस नॉनसेंस को जगाओ, हम कब तक इसके जागने के इंतजार में बारिश में खड़े रहेंगे, डिसिल्वा ने गुस्सेले लहजे में कहा। तो जेम्स ने आगे बढ़कर ड्राइवर की साइड वाले शीशे पर हाथ मारने शुरू कर दिए। रॉजर, रॉजर उठो रॉजर, हम वापस आ गए हैं। जेम्स ने खिड़की के शीशे पर मखसूस अंदाज में हाथ मारते हुए ड्राइवर को आवाजें देते हुए कहा लेकिन रॉजर के जिस्म में कोई जुम्बश तक ना हुई। क्या हुआ है इसे? क्या ये नशा करके सोया है? मॉरिस ने मुंह बनाकर कहा। उसने दोनों साइडों
सी खिड़की से अंदर झांकते हुए शीशे पर हाथ मारते हुए रॉजर को आवाजें देना शुरू कर दी। उसी लम्हे जोर से बादल गरजा, तेज बिजली चमकी और उस बिजली की चमक से कार में मौजूद ड्राइवर का सारा जिस्म दिखाई दिया। मॉरिस की नजरें जैसे ही ड्राइवर के सीने पर पड़ी वो बेइख्तियार उछलकर पीछे हट गया। उसकी आंखों में यकलख्त खौफ उभर आया था। तुम्हें क्या हुआ? तुम इस तरह क्यों उछले हो? डिसिल्वा ने उसकी तरफ हैरत भरी नजरों से देखते हुए पूछा, जो इसके साथ ही खड़ा था। बॉस रॉजर, मॉरिस ने हकलाते हुए कहा। बॉस रॉजर? क्या बकवास है? बॉस तो मैं हूं, रॉजर नहीं। वो ड्राइवर है, सिर्फ ड्राइवर, डिसिल्वा ने गुस्सैले लहजे में कहा। मैंने रॉजर को बॉस नहीं कहा बॉस, वो, मॉरिस ने इस अंदाज में कहा। क्या वो कर रहे हो? बोलो, क्या कहना चाहते हो? डिसिल्वा ने भी कहा। उसने झुककर साइड खिड़की से अंदर झांका तो अचानक बिजली चमकी और माहौल तेज रोशनी से भर गया। इस रोशनी में डिसिल्वा की नजरें रॉजर के सीने पर पड़ी तो उससे भी एक जोरदार झटका लगा और वो भी बड़े बुखलाए हुए अंदाज में कई कदम पीछे हटता चला गया। ये रॉजर को क्या हुआ है? इसके सीने में तो खंजर गड़ा हुआ है, डिसिल्वा ने हकलाते हुए लहजे में कहा। तो इसकी बात सुनकर जेम्स भी चौंक पड़ा। उसने फौरन हाथ में पकड़ी हुई टॉर्च रोशन की और फिर उसने रोशनी कार में मौजूद ड्राइवर पर डाली तो ये देखकर उसकी भी आंखें फैलती चली गई कि वाकई ही रॉजर के सीने में एक खंजर दस्ते तक गड़ा हुआ था। रॉजर का सीना खून से भरा हुआ था और खून बदस्तूर खंजर के इर्द गिर्द से रस रहा था, जैसे उसे खंजर मारे ज्यादा देर ना गुजरी हो। ओ गॉड, इसका मतलब है कि लेडी गोस्ट ने हमें धोखा दिया। इसने हमसे रकम ले ली है और हमें ब्लू डायमंड देने की बजाय हमारे ड्राइवर को ये हलाक करके निकल गई है। जेम्स ने जबड़े भींचे हुए थे। नहीं, ये नहीं हो सकता। लेडी गोस्ट मुझे इस तरह धोखा नहीं दे सकती, डिसिल्वा ने बुरी तरह लरसती हुई आवाज में कहा। उसने ऐसा किया है बॉस, उसने झूठ कहा था कि उसने ब्लू डायमंड को रॉजर को दे दिया है। वो यहाँ आई जरूर थी, लेकिन उसने रॉजर को ब्लू डायमंड देने की बजाय उसके सीने में खंजर उतार दिया था और उसे हलाक करके वो चबूतरे पर आ गई थी और आपसे रकम लेकर फरार हो गई, मॉरिस ने मुंह बनाते हुए कहा। यस बॉस, मॉरिस ठीक कह रहा है। ये देखें, गाड़ी के पास एड़ी वाली जूतियों के निशान भी साफ दिखाई दे रहे हैं। ये ऐसे ही जूतियों के निशान है जैसे लेडी गोस्ट ने पहन रखी थी। जेम्स ने कार के दरवाजे के पास जमीन पर टॉर्च से रोशनी डालते हुए कहा तो डिसिल्वा और मॉरिस तेजी से उसकी तरफ आ गए। जमीन पर लड़की की एड़ी वाली जूतियों के निशान देखकर इन दोनों के भी जबड़े भींच गए। अब मैं फर्स्ट सेक्रेटरी को क्या जवाब दूंगा? क्या वो ये बात मान लेंगी कि मैंने लेडी गोस्ट को $2 लाख देकर भी उससे ब्लू डायमंड नहीं लिया? डिसिल्वा ने लरसती हुई आवाज में कहा। यस बॉस, क्यों नहीं मानेंगी वो? हम आपके साथ हैं, या जो कुछ हुआ है हमने अपनी आंखों से देखा है। फिर कैसे हो सकता है कि फर्स्ट सेक्रेटरी साहब हमारी बात झुठला सकें? हम आपके साथ मुकम्मल ताउन करेंगे, मॉरिस ने फौरन कहा। नहीं, तुम दोनों मेरे साथ काम करते हो, वो तुम्हारी गवाही नहीं मानेगी। और डिसिल्वा ने कहा। और क्या? जेम्स ने पूछा। नहीं, कुछ नहीं, चलो वापस चलो जल्दी, अब हमें ज्यादा से ज्यादा देर इधर नहीं रुक सकते, डिसिल्वा ने परेशान से लहजे में कहा। कार के दरवाजे खोलने के लिए हमें एक खिड़की का शीशा तोड़ना पड़ेगा बॉस, जेम्स ने कहा। तोड़ दो नॉनसेंस, जब इसके सिवा कोई चारा नहीं है तो क्या किया जा सकता है, डिसिल्वा ने गुस्सैले लहजे में कहा। कैसे तोड़े बॉस? कार के तमाम शीशे बुलेट प्रूफ हैं, जेम्स ने कहा तो डिसिल्वा के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। ओह, ये क्या हो गया? अब हम इस कार को यहाँ से कैसे ले जाएंगे, डिसिल्वा ने कहा। अभी इसने इतना ही कहा था कि अचानक उसे एक झटका सा लगा। झटका लगते ही उसका ना सिर्फ मुंह खुल गया बल्कि उसकी आंखें भी फट पड़ी। वो लहराया और उलटकर गिरता चला गया। अरे अरे, क्या हुआ बॉस? जेम्स और मॉरिस ने डिसिल्वा को इस तरह गिरते देखकर बुखलाए हुए लहजे में कहा। वो तेजी से डिसिल्वा पर झुके, लेकिन उसी लम्हे उन्हें भी जोरदार झटके लगे और उन्हें यूं महसूस हुआ जैसे उसकी कमरों में यके बाद दिगरे लोहे की गर्म सलाखें उतरती जा रही हों। उनके मुंह भी खुले और आंखें यूं फट गई जैसे अभी उबल आएंगी। दूसरे लम्हे वो दोनों भी लहराते हुए यकलख डिसिल्वा के ऊपर गिरते चले गए, जो पहले ही साकित हो चुका था। सुलेमान, जनाब आगा सुलेमान पाशा साहब, इमरान ने ड्राइंग रूम के सोफे पर उछलकर बैठते हुए ऊंची आवाज में सुलेमान को आवाजें देते हुए कहा, लेकिन जवाब में सुलेमान की कोई आवाज सुनाई ना दी। इमरान अभी सोकर उठा था और उठते ही वो वॉशरूम चला गया था और नहाकर वापस आया था। नहाने के बाद इमरान सीधा ड्राइंग रूम में आ जाता था, जहां उसके लिए मेज पर ना सिर्फ अखबार मौजूद होता था बल्कि उसके ड्राइंग रूम में आते ही सुलेमान भी इमरान की एक आवाज पर इसलिए गर्मा गर्म चाय का कप लेकर पहुंच जाता था। अरे ये क्या, सुबह का अखबार कहाँ है? रोज तो मुझे इस मेज पर पड़ा मिलता है, लेकिन मेज तो खाली है, इमरान ने हैरत से मेज की तरफ देखते हुए कहा। उसने सर उठाया और दूसरी तरफ देखकर एक बार फिर सुलेमान की आवाजें देने लगा। सुलेमान,
सुलेमान आज का अखबार कहाँ है? कहीं तुमने उसका बिल भी इतना तो अपने सर पर नहीं चढ़ा लिया कि हॉकर ने अखबार देने से ही इनकार कर दिया हो? इमरान ने कहा, लेकिन सुलेमान के जवाब में फिर कोई आवाज़ सुनाई ना दी। हैरत है, मेज़ पर ना अखबार है और ना ही सुलेमान की जवाबी आवाज़ सुनाई दे रही है। कहीं अखबार के साथ सुलेमान की आवाज़ भी तो गायब नहीं हो गई? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा, सुलेमान, क्या तुम मेरी आवाज़ सुन रहे हो? इमरान ने एक बार फिर सुलेमान को आवाज़ दी, लेकिन इस बार भी जवाब ना आया। लगता है इसने कानों में रुई ठोस रखी है जो मेरी आवाज़ ही नहीं सुन रहा। अभी किचन में जाकर इसके कान खींचता हूँ और इसके कानों से रुई निकालता हूँ। इमरान एक झटके से उठते हुए कहा और तेज तेज चलता हुआ कमरे से निकलता चला गया। किचन के सामने आकर वो रुका, फिर उसने दबे कदमों किचन की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया कि अचानक किचन का दरवाज़ा खुलकर अंदर जाएगा और वो सुलेमान की गर्दन दबोच लेगा। किचन में खामोशी छाई हुई थी। लगता है कमबख्त खामोशी से अंदर बैठा नाश्ता करने में मसरूफ है, इसलिए उसके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकल रही। इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा और दरवाजे के पास पहुंचकर उसने दरवाजे का हैंडल पकड़ा और उसे घुमाया और फिर उसने एक झटके से दरवाजा खोल दिया। मैं आ गया, इमरान ने दरवाजा खोलकर छलांग लगाकर किचन में दाखिल होते हुए कहा, लेकिन ये देखकर वो हैरान रह गया कि किचन खाली था। सुलेमान वहां मौजूद नहीं था। अरे, सुलेमान तो किचन में नहीं है, कहाँ गया? इस वक्त तो वो किचन में मेरे लिए नाश्ता बना रहा होता है। इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा और उसी लम्हे उसके दिमाग में एक कूंदा सा लपका और उसने बेइख्तियार अपना सर पीट लिया। ला हौला वाला कुव्वत, लगता है मैं अब वाकई ही बूढ़ा हो गया हूँ और बूढ़ा होने की वजह से ही यादाश्त कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाती है। मैं भूल ही गया था कि सुलेमान रात को मुझे बताकर निजी काम से अपने गांव में गया था। इमरान ने कहा था, सुलेमान ने वाकई ही रात के वक्त उसे आकर बताया था कि उसका दूर का एक रिश्तेदार बीमार है जिसकी तीमानदारी के लिए वो गांव जाना चाहता है। इमरान इस वक्त बिस्तर पर लेटा हुआ था और इस पर नींद का खुमार था, इसलिए उसने इसी आलम में सुलेमान को जाने की इजाज़त दे दी थी। इसका मतलब है कि अखबार अभी दरवाजे के पास पड़ा होगा और अपने लिए चाय भी मुझे खुद बनानी पड़ेगी। इमरान ने परेशानी के आलम में कहा। किचन साफ सुथरा था, कोई बर्तन भी धोने वाला नहीं था, हर चीज़ अपने ठिकाने पर मौजूद थी। सुलेमान बेहद सफाई पसंद था, वो अपना सारा काम करके ही वहां से गया था। इमरान को अब बस चाय का बर्तन स्टूल पर रख कर उसमें पानी गर्म करना था और चीनी और पत्ती डालनी थी और चाय उबलने तक इंतज़ार करना था। लेकिन सुबह सुबह ये छोटा सा काम करना भी इमरान को सुहाने रूह मालूम हो रहा था, इसलिए उसने बुरे बुरे मुंह बनाने शुरू कर दिए। मेरा ख्याल है कि आज मुझे चाय नहीं पीनी चाहिए। अगर चाय में शक्कर और पत्ती के साथ साथ मैंने दूध ज़्यादा डाल दिया तो वापसी पर मुझे सुलेमान को इन सारी चीज़ों का हिसाब देना मुश्किल हो जाएगा और वो बोहड़ मिजाज बीवियों की तरह मेरे पीछे पड़ जाएगा कि मैं किसी भी चीज़ का ढंग से इस्तेमाल करना नहीं जानता और हर चीज़ ज़ाया कर देता हूँ। इसलिए बेहतर यही है कि मैं अखबार पढूं और फिर बाहर जाकर किसी रेस्टोरेंट में अच्छी सी चाय पी लूं और डट कर नाश्ता भी कर लूं। इमरान ने चाय बनाने से जान छुड़ाने के लिए बड़बड़ाते हुए कहा और मुड़कर तेजी से किचन से निकल गया और बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। बैरूनी दरवाजे के पास आज का अखबार पड़ा हुआ था। इमरान ने अखबार उठाया और उससे लेकर बड़े इत्मीनान भरे अंदाज में वापस ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ता चला गया। अभी वो ड्राइंग रूम में पहुंचा ही था कि इसी लम्हे डोर बेल बज उठी और तो वो चौंक पड़ा। अब कौन आ गया है? आज तो मुझे भी चाय पीने को नहीं मिली है, कोई जानने वाला। अगर तुम दरवाज़ा तोड़ दोगे तो मैं भागकर दूसरे, फिर तीसरे और फिर चौथे कमरे में घुस जाऊंगी। तुम दरवाज़ा तोड़ते रहना और मैं तुम सबसे बचने के लिए भागती रहूंगी। इमरान ने इसी अंदाज में कहा। चलो यहाँ से, इसे वाकई ही बात करने का कोई फ़ायदा नहीं, जूलिया ने गुस्से लहजे में कहा। 1 मिनट मिस जूलिया, मैं बात करता हूँ, सफदर ने कहा। जल्दी करो, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, जूलिया ने गुस्से लहजे में कहा। इमरान साहब, हम आपसे एक बेहद अहम और ज़रूरी बात करने के लिए आए हैं, प्लीज़ दरवाज़ा खोलें, हम आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, सफदर ने दरवाजे के नज़दीक आकर कहा। मेरे पास वक्त ही नहीं है, कम या ज़्यादा की बात क्या है? इमरान ने जैसे ही बेख्याली में अपनी असल आवाज़ में कहा, फिर उसने बुखलाए हुए अंदाज में फ़ौरन मुंह पर हाथ रख लिया। इसकी बात सुनकर बाहर सफदर, कैप्टन शकील, सालेहा और सदीकी और उसके साथियों के हंसने की आवाज़ें सुनाई दी। मेरा मतलब है, मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूं जो तुम जैसी उठाई गिरों को वक्त देती फिरूं, इमरान ने बुखलाए हुए लहजे में कहा। बस रहने दें, अब आपका पोल खुल गया है। इमरान साहब प्लीज़ अब दरवाज़ा खोल दें, सदीकी ने हंसती हुई आवाज़ सुनाई दी। एक शर्त पर दरवाज़ा खोलूंगा, इमरान ने असल आवाज़ में कहा। कैसी शर्त? बोलो, अब तो हमसे शर्तें मनवाओगे? नॉनसेंस, क्या हम यहाँ इसलिए आए हैं? जूलिया की भड़कती हुई आवाज़ सुनाई थी। अरे अरे, इमरान ने बुखला कर कहा और लॉक हटाकर फौरन दरवाज़ा खोल दिया। जूलिया उसके सामने खड़ी थी और उसका चेहरा गुस्से से बिगड़ा हुआ था। बाहर वाकई ही 4 स्टार्स में सीक्रेट सर्विस के सारे मेंबर्स मौजूद थे। अब क्यों खोला है दरवाज़ा? बोलो, और कहाँ गई अब लड़की की आवाज़? तुम हमें अहमक बनाने की कोशिश कर रहे थे, जूलिया ने इसे गुस्सेली नजरों से देखते हुए कहा। वो इमरान ने
अखबार उठाते हुए हकला कर कहा, हटो पीछे, अब अंदर आने दोगी या मैं वाकई यहाँ से चली जाऊं। जूलिया ने उसे गुस्सेली नजरों से घूरते हुए कहा, दुल्हन ने एक बार पिया घर आ जाए और वो भी अपने बहन भाइयों के साथ, तो वापस जाने की बातें नहीं करती। इमरान ने उसे रास्ता देते हुए कहा तो जूलिया फौरन अंदर आ गई और रुके बगैर आगे बढ़ती चली गई। इसकी नजरें इधर उधर घूम रही थी जैसे वो इस बात की तसल्ली करना चाहती हो कि वाकई ही इमरान आवाज बदलकर लड़की के अंदाज में बोल रहा था या वाकई ही इसके फ्लैट में कोई लड़की मौजूद थी। सफदर और बाकी सब जूलिया को इस तरह फ्लैट में जाते देखकर मुस्कुराते हुए अंदर आ गए। हैरत है, सलाम ना दुआ, सबके सब ऊंटों की तरह मुंह उठाए अंदर घुसे चले जा रहे हैं। इमरान ने कहा, अंदर चलें, फिर हम सब मिलकर आपको एक साथ सलाम भी करेंगे और आपको दुआएं भी देंगे। सफदर ने हंसते हुए कहा, क्या मतलब, कैसा सलाम और कैसी दुआएं? इमरान ने बुखला कर कहा, आप अंदर तो चलें। सफदर ने इसी अंदाज में कहा और आगे बढ़कर इमरान चंद लम्हे उसे गौर से देखता रहा। फिर उसने दरवाजा बंद किया और उसे लॉक लगाकर बड़े मुर्दा कदमों से चलता हुआ ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ा, जहां वो सब जाकर सोफों और कुर्सियों पर बैठ गए थे। हम सबको यहाँ एक साथ देखकर तुम्हारे मुंह पर 12 क्यों बज रहे हैं? जूलिया ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। एक बार फिर गुस्से में आते हुए कहा, सुबह सुबह मेरे फ्लैट में एक साथ इतने अफराद आ जाए और घर का मुलाजिम भी हमसाया कि मुलाजमा को लेकर भाग चुका हो, माँ मेरी जिंदगी भर की कमाई चोरी करके, तो फिर मुझ जैसे इंसान के चेहरे पर 12 नहीं तो क्या 18 बजेंगे? इमरान ने रूहान सी आवाज में कहा, क्या मतलब, क्या सुलेमान भाग गया है? खावन ने चौंक कर कहा, हाँ वो भी हमसाए की 60 साला मुलाजमा के साथ जिसके पहले से ही 8 बचे हैं। इमरान ने कहा तो वो सब बेख्तियार हंस पड़े। ऐसा नहीं हो सकता, हम सुलेमान को बखूबी जानते हैं, वो इस टाइप का इंसान नहीं है कि 8 बच्चों वाली औरत को लेकर कहीं भाग जाए। चौहान ने हंसते हुए कहा, वो नहीं, 8 बच्चों की माँ उसे लेकर भागी है। इमरान ने कहा, और सुलेमान 8 बच्चों की माँ के साथ आपकी सारी जमा पूंजी भी ले गया है। सदीकी ने मुस्कुराते हुए कहा, और नहीं तो क्या, मैं अपनी शादी के लिए एक एक पैसा जमा कर रहा था। मैंने सारी जमा पूंजी घर के कार्ड कबार और खुफिया जगहों पे छुपा रखी थी, लेकिन ना जाने इस कमबख्त को इन जगहों का कैसे पता चल गया। चंद रुपए भी नहीं छोड़े हैं कि सुबह कहीं जाकर एक कप चाय भी पी सकूं। इमरान ने कहा, अच्छा कितनी जमा पूंजी थी आपकी? सालिया ने भी मुस्कुराते हुए कहा, बचपन से लेकर अब तक 999 रुपए 60 पैसे जमा हुए थे। बस 40 पैसों की कमी थी। 2-4 दिनों में मैं सुलेमान से भीख मंगवा कर वो भी इकट्ठे करवा लेता तो पूरे 1000 रुपए हो जाते। इमरान ने कहा तो वो सब इख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़े। बचपन से अब तक आपने सिर्फ इतनी ही रकम इकट्ठी की थी, और वो भी शादी करने के लिए? नुमानी ने हंसते हुए कहा, हाँ मैंने कौन सी धूमधाम से शादी करनी थी, 1000 भी बहुत थे मेरे लिए। इसमें से मैंने छुआरे ही मंगवाने थे, निकाह पढ़ाने के लिए फराइज सफदर सईद ने अदा करने थे। बाकी तुम सब बाराती बन जाते, और जहां मेरी दुल्हन का भाई हो वहां मुझे किस चीज की क्या कमी हो सकती है? जहेज में ये मुझे और कुछ नहीं तो 10-20 करोड़ और कोठी के साथ 2-4 0 मीटर गाड़ियां तो दे देता, जिनमें से एक आध कार बेच कर मैं तुम सबका अपना वलीमा खिला देता। क्यों जूलिया? इमरान ने कहा तो वो सब एक बार फिर हंसना शुरू हो गए, जबकि तनवीर उसे गुस्सेली नजरों से देख रहा था, जैसे जूलिया और बाकी सबके सामने इसका बस न चल रहा था कि वो इमरान पर टूट पड़ता। अच्छा फजूल बातें छोड़े और यहाँ आकर बैठो, हम तुमसे एक जरूरी बात करने आए हैं। जूलिया ने सर झटकते हुए कहा, शादी से बढ़कर जरूरी बात और कौन सी हो सकती है? अगर तुम्हारा भाई तुमसे ऐसे ही जान छुड़ाना चाहता है तो कोई बात नहीं, मैं ऐसे भी गुजारा कर लूंगा। इमरान भला आसानी से कहाँ बास आने वाला था? क्या मतलब हुआ इस बात का? जूलिया ने उसे हैरत से देखते हुए कहा, इन सबको शायद पता चल गया होगा कि सुलेमान मुझे लूट कर जा चुका है, और शादी करने के लिए मेरे पास एक छोटी घोड़ी भी नहीं है, इसलिए ये सब बाराती बनकर तुम्हें यहाँ छोड़ने के लिए चले आए हैं। ये सब बाराती भी होंगे और निकाह के गवाह भी। इमरान ने कहा तो वो सब फिर हंसना शुरू हो गए। तनवीर तो ख्वाब में हर तरफ छीछड़े दिखाई देते हैं। तनवीर ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम्हारा मतलब है कि मैं मियाँ मियाँ हूँ जो मुझे ख्वाब में भी छीछड़े नजर आते हैं? देख लो जूलिया, तुम्हारा भाई मुझे किस जानवर से मंसूब कर रहा है। इमरान ने कहा तो जूलिया तनवीर की जानिब गुस्सेली नजरों से देखने लगी। सोच समझकर और तमीज के दायरे में रहकर बात किया करो, समझे तुम? जूलिया ने तनवीर की तरफ गुस्सेली नजरों से देखते हुए कहा तो तनवीर ने बेख्तियार होंठ भींच लिए। नहीं, अब क्यों होंठ भींच रहे हो? अब भी कहो कि मैं। इमरान ने उसे जानबूझकर चिढ़ाने वाले लहजे में कहा, बको मत और चुपचाप बैठे रहो। जूलिया ने कहा तो इमरान ने अस्बात में सर हिला दिया और बड़ी शराफत के साथ जूलिया के सामने बैठ गया, जैसे वो वाकई ही जूरों का गुलाम हो। उसे इस अंदाज में बैठे देख
देखकर वो सब एक बार फिर हंसना शुरू हो गए। इससे पहले कि तुम कुछ कहो मैं एक बात करूं, इमरान ने कहा। बोलो क्या कहना है तुम्हें? अगर तुमने अब कोई अहमकाना बात की तो फिर मैं यहाँ से सचमुच उठकर चली जाऊंगी। जूलिया ने उसे तेज नजरों से घूर कर कहा। अरे नहीं, तुम सबके साथ आई हो, वो भी मेरी वो बनकर। मैं तुम्हें ऐसे ही थोड़ी जाने दूंगा, इमरान ने कहा तो जूलिया उसे घूर कर रह गई। कहना क्या है वो बोलो, जूलिया ने घुर्रा कर कहा। वो मैं ये कहना चाहता था कि अगर इन बारातियों में से किसी को चाय बनानी आती है तो वो किचन में चला जाए या चली जाए और मेरे लिए एक कप चाय ही बना कर ला दे। सुबह से बेड टी नहीं ली है, इसलिए ना आंख खुल रही है और ना ही दिमाग काम कर रहा है, इमरान ने बड़ी मासूमियत से कहा तो वो सब एक मर्तबा फिर हंसना शुरू हो गए। मैं बना कर लाती हूँ, सालिया ने उठते हुए कहा। अरे किचन में इतनी चीनी, दूध और पत्ती नहीं है, बामुश्किल मेरे लिए एक कप बनेगा, इमरान ने कहा तो सालिया मुस्कुराती हुई किचन की तरफ बढ़ गई। मारे गए, अगर इसने किचन में सबके लिए चाय बनाई तो सारी चीनी, पत्ती और दूध खत्म हो जाएगा, फिर मैं वापसी पर सुलेमान को क्या जवाब दूंगा, इमरान ने रोहान से लहजे में कहा। इमरान प्लीज संजीदा हो जाओ, जूलिया ने कहा। मैं तो संजीदा हो जाऊंगा, लेकिन ये प्लीज कौन है जिसे तुम मेरे साथ संजीदा होने का कह रही हो, इमरान ने इर्द गिर्द बैठे हुए साथियों की तरफ देखते हुए कहा। तुमने कभी ब्लू डायमंड का नाम सुना है, जूलिया ने इमरान को हमाकत के जामे से ना निकलते देखकर इंतहाई संजीदगी में पूछा। हाँ सुना है, इमरान ने कहा। कहाँ सुना है तुमने इसका नाम, जूलिया ने कहा। अभी अभी तुमने ही तो बताया है, इमरान ने कहा तो जूलिया एक तवील सांस लेकर रह गई। लगता है अभी तक इमरान साहब ने आज का अखबार नहीं देखा है, सल्तन ने जूलिया को मुंह बनाते हुए देखकर कहा। क्यों, क्या अखबार वाले ने आज अखबार के साथ हर घर में एक एक ब्लू डायमंड भी फेंका है, इमरान ने चौंक कर कहा। अखबार में ब्लू डायमंड के हवाले से खबर शाया हुई है, सफदर उसकी बात कर रहा है, जूलिया ने मुंह बनाकर कहा। लगता है ब्लू डायमंड किसी खातून का नाम है और उसने अखबार में अपने रिश्ते का इश्तिहार छुपाया होगा, इमरान ने अपनी दानिस्ते में दूर की कोड़ी लाते हुए कहा तो जूलिया ने एक तवील सांस लेते हुए बेख्तियार सर पकड़ लिया। अगर आपको ब्लू डायमंड का इल्म नहीं तो फिर आप लेडी घोस्ट के बारे में भी कुछ नहीं जानते होंगे, सदीकी ने कहा तो इमरान चौंक कर उसकी तरफ देखने लगा। लेडी घोस्ट, क्या मतलब? क्या भूतों की भी महबूबाएं होती हैं जो खुद को लेडी घोस्ट कहती हैं, इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। उसके सर पर हमाकतों का भूत सवार है, ये हमारी कोई बात नहीं सुनेगा। मैं तो कहता हूं कि इसे छोड़ें और डायरेक्ट चीफ से बात करें। अगर चीफ ने हमें इजाजत दे दी तो हम लेडी घोस्ट को भी ढूंढ लेंगे और इसे ब्लू डायमंड भी हासिल कर लेंगे, तनवीर ने मुंह बनाते हुए कहा। लेकिन ये भूतनी है कौन? तुम सब किस ब्लू डायमंड की बात कर रहे हो, इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा तो सफदर ने हाथ बढ़ाकर मेज पर पड़ा हुआ अखबार उठाया और उसे खोलकर मखसूस खबर की निशानदही करते हुए अखबार इमरान की जाने बढ़ा दिया। इमरान अखबार ने लाकर ही वहां रखा था, आप ये पढ़ लें, तब आपको पता चल जाएगा कि हम किस भूतनी और किस ब्लू डायमंड की बात कर रहे हैं, सफदर ने कहा तो इमरान ने उसे अखबार लिया और फिर वो अखबार की वो खबर देखने लगा जिसकी निशानदही सफदर ने की थी। खबर की हेडलाइन पढ़कर इमरान चौंक पड़ा। हेडलाइन थी कि लेडी घोस्ट का एक और कामयाब चैलेंज। नीचे खबर कुछ इस तरह थी कि चंद रोज कबल लेडी घोस्ट ने ऐलान किया था कि वो दारुल हुकूमत के सबसे बड़े नेशनल म्यूजियम में मौजूद दुनिया का सबसे कदीम और कीमती हीरा जो ब्लू डायमंड था को चोरी करेगी। इसका ऐलान सुनकर दारुल हुकूमत में हलचल सी मच गई और नेशनल म्यूजियम के इंतजामिया ने ब्लू डायमंड को लेडी घोस्ट से बचाने के लिए हुकूमत से मदद मांग ली थी। हुकूमत ने म्यूजियम इंतजामिया की दरख्वास्त पर नेशनल म्यूजियम के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी का इंतजाम किया था और अगले चंद रोज के लिए आम ब्लैक पब्लिक के लिए नेशनल म्यूजियम को क्लोज कर दिया गया था। लेकिन गुज़िश्ता रात नेशनल म्यूजियम में टाइट सिक्योरिटी और टॉप सीक्रेट रखा जाने वाला ब्लू डायमंड गायब हो गया था। Like, comment, share, press the bell icon.